रियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन कवर किए थे। क्या क्या कवर किए थे? करंट आई एवरेज कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई इंस्टेंटेनियस कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। इसमें हम लोग फाइंड किए थे किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर पोटेंशियल अप्लाई न हो तो भी उसमें इलेक्ट्रॉनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो आरएमएस स्पीड होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉनों का वो 0 हो जाएगा। मीन फ्री पाथ की जो लेंथ होगी 10⁻⁹ मीटर की होगी। एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन था टाउ 10⁻14 सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। फिर भी इसकी वजह से होल कंडक्टर में एक ही साथ करंट फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये भले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ए, ये पूरे कंडक्टर में लाइट के स्पीड से स्टेब्लिश हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पूरे कंडक्टर में स्पीड ऑफ लाइट से स्टेब्लिश हो जाता है। इसीलिए यहां से लेकर यहां तक का इलेक्ट्रॉन एक ही साथ क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा। इसीलिए होल कंडक्टर में एक ही साथ करंट फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिराइव करके लाए थे, आई वीडी और टाउ में रिलेशन था। वीडी इक्वल टू क्या था, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। नेक्स्ट हम लोग बोले थे वीडी अपॉन ई इक्वल टू होता है ई टाउ अपॉन एम। इसको बोले थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हमको याद होना चाहिए हम लोगों को, ई टाउ अपॉन एम। नेक्स्ट जो हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड किए थे, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। यहां से हम लोग ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किए थे और क्या आया था, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आया था हम लोग को आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। हम लोग करंट डेंसिटी भी इसी में पढ़े थे, J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो इतने चीजों का रिवीजन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अब हम लोग इसके आगे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर में V प्रोपोर्शनल टू I होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, इसलिए V और I के बीच जो ग्राफ मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये V ले लेते हैं, I ले लेते हैं, तो इनके बीच जो ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर इसका स्लोप फाइंड किया जाए, ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर यह V है तो ये भी होगा। Y एक्सिस के पैरेलल ये सब क्या होंगे, V होंगे। तो tan थीटा इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I को क्या बोलते हैं, R। तो इसमें V I ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस R को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस R को। और यह पूरे ग्राफ के लिए सेम होगा, एक ही स्लोप फाइंड होगा। इसलिए ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने के कारण इसे बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ओमिक कंडक्टर में क्या आएंगे, प्योर कंडक्टर्स होंगे और कार्बन रेजिस्टेंस। ये दोनों किस में आते हैं, ओमिक कंडक्टर में।
अब हम लोग देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या? नॉन ओमिक कंडक्टर। वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर में V नॉट प्रोपोर्शनल टू I, V जो होगा I के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि V प्रोपोर्शनल टू I पर कोई पावर हो जाएगा, I टू द पावर n, लेकिन यह n इक्वल टू नॉट 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर में अगर हम लोग जैसे जंक्शन हुआ, पीएन जंक्शन हुआ, जंक्शन वाल्व हुआ, ये सब किस में आ जाएंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आ जाएंगे। तो इनके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो V और I में ग्राफ कैसा होगा? V और I में ग्राफ होगा, कुछ कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए V प्रोपोर्शनल टू क्या होना पड़ेगा? I, और यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, बल्कि V प्रोपोर्शनल टू I टू द पावर n होगा। n एक के अतिरिक्त कोई भी पावर हो सकता है। तो ओमिक कंडक्टर्स में जो V और I के बीच ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसके एवरी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करें तो उनका स्लोप डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रा करें उसका स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो इसका स्लोप कुछ और होगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है, इसलिए इसे डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस, देखते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक अलग से ग्राफ ड्रा करते हैं और प्रोसेस देखते हैं कि कैसे डायनामिक रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाएगा। ये भी है, I है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड नहीं होगा, कोई कर्व ऑब्टेंड होगा। A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट पे करंट IA एज्यूम कर लेते हैं, B पॉइंट पे करंट IB एज्यूम कर लेते हैं, A पॉइंट पर पोटेंशियल VA ले लेते हैं, B पॉइंट पर पोटेंशियल VB। कह दीजिए A पॉइंट पर अगर केवल रेजिस्टेंस फाइंड करें, A पॉइंट पर रेजिस्टेंस एट A, रेजिस्टेंस एट A, RA इक्वल टू R क्या होता है? V बाई A। तो A पर देखेंगे पोटेंशियल कितना है? VA। A पर देखेंगे करंट क्या है? IA। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे B पर रेजिस्टेंस कितना है? RB इक्वल टू केवल एक पार्टिकुलर पॉइंट पे तो VB अपान IB, VB अपान क्या हो जाएगा? IB। ये केवल रेजिस्टेंस है, अभी डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं। डायनामिक रेजिस्टेंस में क्या पूछेगा? फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो A और B के बीच जब रेजिस्टेंस पूछेगा तो समझ जाएंगे डायनामिक रेजिस्टेंस आ गया। कैसे? उसे डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा I होता है। जिन जिन पॉइंट के बीच फाइंड करना रहेगा उनका नाम यहाँ लिख देंगे, A टू B, AB, AB। ये डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगा A और B के बीच। तो डेल्टा R AB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फाइनल VB माइनस इनिशियल VA अपान फाइनल करंट IB माइनस इनिशियल करंट IA। तो यहां से हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा R AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही सेम आएंगे। एज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसा गिवन है, ग्राफ गिवन है, इस पे करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है। करंट गिवन है 2 एम्पियर, यहां पे 3 एम्पियर, यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट। तो अगर हम लोग A पॉइंट और B पॉइंट एज्यूम कर लें तो A पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा? RA इक्वल टू A पॉइंट पे रेजिस्टेंस VA अपान IA इक्वल टू VA कितना 5 अपान IA कितना हो जाएगा 2 ओम। कर देते हैं यहाँ पे B पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या होगा? RB इक्वल टू VB अपान IB, और VB कितना है यहाँ पे 20 अपान IB कितना है 3, तो 20/3 ओम हो जाएगा। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस गिवन है, एवरी पॉइंट पे नहीं है। तो एक एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस हम लोग इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस का फाइंड करने के लिए तो कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा?
डायनामिक। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? वो किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट्स के बीच होगा। यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकुलर पॉइंट्स दिए हैं? ए एंड बी। डायनामिक रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन कैपिटल ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा आर ए बी इक्वल टू डेल्टा वी ए बी अपॉन डेल्टा आई ए बी, डेल्टा वी ए बी अपॉन डेल्टा आई ए बी। डेल्टा वी का मतलब वी बी माइनस वी ए अपॉन आई बी माइनस आई ए। वी बी की वैल्यू कितना होगा? 20 माइनस वी ए की वैल्यू कितना होगा? 5 अपॉन आई बी की वैल्यू कितनी है? आई बी की वैल्यू है 3 माइनस आई ए की वैल्यू है 2, तो 15 अपॉन 1 इक्वल टू 15 ओम हो जाएगा। तो डायनामिक रेजिस्टेंस किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच पूछेगा, केवल रेजिस्टेंस पॉइंट पूछेगा तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे पूछेगा। तो ये थे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वह किस प्रकार डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस जो आर होगा वह टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? हम लोग जानते हैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0, इस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? RT। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ρT। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी लिखते हैं हम लोग। ρT इक्वल टू क्या होता है? रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जहां अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। क्या है? तो अगर किसी सब्सटेंस के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, पॉजिटिव हो, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 में कुछ ऐड हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जिन सब्सटेंस के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी उनके लिए रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिनके लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होगी उनके लिए रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब हम लोग जानते हैं R इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए भी होता है। R इक्वल टू क्या होता है? ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू। तो हम लोग चार चीजों में इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मेटल्स में क्या होता है, दूसरा क्या होगा? एलॉय, थर्ड जो होगा सेमीकंडक्टर, और जो फोर्थ होगा इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटल में हम लोग देखते हैं क्या होगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो सामान्यतः बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, M, L, M, E और A कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेटल होता है, मेटल के भीतर ये एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे गैस पार्टिकल के समान। Vrms जो होता है, Vrms इक्वल टू √3 kT अपॉन m होता है। क्या होता है? 3 kT अपॉन m। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही Vrms बढ़ जाएगा, और Vrms बढ़ जाए क्या इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो लैम्डा बार हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा अपॉन Vrms। टाउ क्या है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बार मीन फ्री पाथ के इक्वल होगा। और किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आता है? Vrms से आता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Vrms बढ़ेगा, Vrms बढ़ गया तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई? कम गई, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा।
और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा Vrms भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर Vrms बढ़ा तो टाउ क्या होगा, घटेगा। और अगर टाउ घटा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव मिलेगा तभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इनके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, इसके लिए मेटल के लिए, तो जो टेम्परेचर और आर के बीच ग्राफ ऑब्टेंड होगा, आर और टी के बीच, वह कुछ ऐसा ऑब्टेंड होगा। जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एलवाई क्या होते हैं, कई मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, तो अगर इनका भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इनमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में धीमी गति से बढ़ेगा। तो इनके लिए अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन लगभग मिलेगा, ये मेटल के लिए हो जाएगा और ये एलवाई के लिए हो जाएगा। तो मेटल और एलवाई दोनों में टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, टी को बढ़ा दिया जाए, तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, क्या है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टर और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाते हैं। किसकी वजह से, लो टेम्परेचर पे इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी बहुत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि टाउ भी घटता है, लेकिन टाउ के घटने की जो रेट होगी n के बढ़ने के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर आर बढ़ रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके लिए अगर टी और आर के बीच ग्राफ ड्रा करें, टी और आर के बीच ग्राफ ड्रा करें तो यह एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्राप्त होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को फॉलो करेगा। ऐसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। सिमिलरली हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो दो चीजों में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, पहला था मेटल और दूसरा था एलॉय, लेकिन तीसरे सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, घट रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट में भी घटेगा। देखते हैं कैसे घटेगा। हम लोग जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और R इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए भी होता है। तो यहाँ से रो इंटू एल बाई ए, एल और ए कैंसिल हो जाएगा, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। लेकिन हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपान स्मॉल एम, ई टाउ अपान स्मॉल। मोबिलिटी अगर हमें लेना तो ई टाउ एम को नीचे लाते हैं तो 1 अपान एक एन और ई अलग कर लेते हैं, तो एक एन और ई अलग हो जाए तो एक ई बच जाएगा, एक टाउ बचेगा, एम को इसके नीचे ला लेते हैं इक्वल टू रो। तो ये क्या किए, इस एम को इसके नीचे ला लिया और एक ई को इसके साथ ले लेते एन ई। अभी एन ई और ई स्क्वायर टाउ एम ऊपर चला, ये मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन ई इंटू म्यू इक्वल टू रो। इसका मतलब ये रिलेशन है किसके किसके बीच, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
और जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घट जाएगा तो आर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। अगर रो घटा तो आर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार अगर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेकिन मेटल और एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मेटल और एलॉय के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिव रेजिस्टेंस आर, आर का जो इनवर्स होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जी, जी इक्वल टू 1 बाई आर। आर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एम एल अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो हम लोग चाहे तो एन स्क्वायर को ऊपर करें तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए अपान एम एल, और इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, महो, एम एच ओ। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलेंगे। इसे सामान्यतः जी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जी इक्वल टू 1 बाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें एम एल अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू ए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर टाउ इंटू ए अपान एम एल। एन स्क्वायर टाउ इंटू ए अपान क्या लिख सकते हैं, एम एल। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1 बाई आर। आर के इनवर्स को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। आर की यूनिट होती है ओम, और जी की यूनिट होगी महो। क्या होगा, महो होगा। सिमिलरली सेकेंड जो टर्म आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बोल सकते हैं या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो यहां पे था इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और यहां पे क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये क्या होगा इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं एक टर्म आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, रो से। तो जो कंडक्टिविटी का जो इनवर्स होगा उसी को बोलेंगे रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो इनवर्स होगा उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होगा उसे बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होगा उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। हम लोग पीछे पढ़े रो इक्वल टू 1 अपान एन ई म्यू। ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपान एन ई म्यू। तो यहां चला जाएगा सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू। ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये दो टर्म और डिफाइंड हो गए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है। जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एज्यूम कर लेते हैं कोई वायर है,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका क्रॉस सेक्शन, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी। एज्यूम कर लेते इस आई करंट की वजह से स्मॉल टी टाइम में एक इंड से दूसरे इंड तक स्मॉल क्यू चार्ज पहुंच रहा है, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाए क्यू इंटू वी। एज्यूम कर लेते हैं किसी वायर के क्रॉस सेक्शन पर कैपिटल वी वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और स्मॉल टी टाइम में, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में इस आई करंट के कारण क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंच रहा है, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाए क्यू इंटू वी। लेकिन हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू कितना होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, यहां से डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे तो आई इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग वी आई इंटू टी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इसको कई फॉर्म में चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कैसे, v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, hence from equation first, hence from equation first क्या लिखेंगे w इक्वल टू v के स्थान पे लिख देंगे i इंटू आर, v के स्थान पे i इंटू आर, i इंटू टी है i इंटू टी, तो w इक्वल टू हो जाएगा i स्क्वायर r इंटू टी। और हम लोग चाहे तो केवल पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो i इक्वल टू क्या होता है v बाई आर होता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखेंगे w इक्वल टू आई के प्लेस पे लिख देंगे v बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो यहां से w इक्वल टू एक r और r कैंसिल हो v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। तो हम लोग w की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेंगे, तो w इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से w इक्वल टू हो जाएगा q इंटू v बराबर v आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर r इंटू टी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। यदि चार्ज कूलम में गिवन हो, v वोल्ट में दिया हो, टाइम सेकंड में दिया हो, i एम्पियर में दिया हो, तो इससे जो हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे वो किस में आएगा, जूल में। अगर हमें कैलोरी में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड कर देंगे, QV अपॉन 4.2, VIT अपॉन 4.2, I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 4.2 एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.2। अगर हमें जूल से कैलोरी में चेंज करना रहेगा तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। इसका यूनिट क्या होगा, धक्का दिया गया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा Q इंटू वी, कूलम इंटू वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1 कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या बोलते हैं, वाट, तो 1 वाट इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। कूलम वोल्ट भी इसका यूनिट हो सकता है, वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है, वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो सकता है, और वोल्ट इंटू एम्पियर को v इंटू आई को p बोलते हैं, तो ये वाट सेकेंड भी हो सकता है इसका यूनिट। अब देखते हैं इन यूनिटों में किस यूनिट में बिजली का ट्रेडिशन किया जाता है, व्यापार किया जाता है। जैसे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किस यूनिट में आता है, वो आता है किलोवाट आवर में। किसमें आता है, किलोवाट आवर में। कैसे किलोवाट आवर में बदल देंगे, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग किलोवाट को वाट में बदले तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आवर को सेकेंड में बदले तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.61233 यहां से 3 10 टू द पावर 6 वाट इंटू सेकेंड आ जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर ये पूछा जाए कि इसी को बोलते हैं एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो जो घरों में बिजली आता है, बिल आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, तो वास्तव में जो यूनिट बोलता है वो 1
एक यूनिट में 1 किलोवाट होगा, किलोवाट आवर होगा, और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा? 3.6 × 10⁶ जूल होगा। अगर हम लोग मान लिया जाए घरों में कुछ बल्ब है या कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, टेलीविजन हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, अगर ये सारे गिवन हो और इनके द्वारा कितना यूनिट बिजली खर्च की जा रही हो, अगर यह फाइंड करना हो तो यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे? VIT एक वोल्ट में गिवन हो, ये एम्पियर में और एक आवर, क्योंकि घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की रहती है तो वोल्ट में गिवन रहेगा। करंट जो घरों में फ्लो करता है एम्पियर में रहता है, वो भी गिवन, और जो हम लोग टाइम मेजर करते हैं घरों में वो आवर में मेजर करते हैं। लेकिन ये तो यूनिट जो होता है किलोवाट होता है, तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1000 से क्यों? क्योंकि वोल्ट में था, वोल्ट इंटू एम्पियर केवल वाट आएगा, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर, ये आवर सेकेंड में नहीं होना चाहिए, अपॉन 1000। जब ये कर देंगे हमें तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट बिजली खर्च हो रही है घरों में। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर ये कैसे फाइंड करेंगे? जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपिटेट होती है, खर्च होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T। लेकिन W इक्वल टू हम लोग जानते हैं VIT होता है, I² R × T भी होता है, V² R × T भी होता है। अतः P इक्वल टू W/T से जब हम फाइंड करेंगे सबसे T हट जाएगा तो V × I आ जाएगा, I² × R आ जाएगा, V² R आ जाएगा। अगर हमें W मालूम है तो हम लोग बस वहां से T हटा देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर फाइंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी? वोल्ट इंटू एम्पियर, इसी को वाट बोलते हैं। 1 वोल्ट इंटू एम्पियर इक्वल टू 1 वाट। 1 वोल्ट इंटू एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल यूनिट होता है, जो व्यापारिक यूनिट होता है, प्रचलित यूनिट होता है, वो होता है हॉर्स पावर, HP। क्या होता है? हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। ये मतलब कोई भी इंजन अगर आप खरीदने जाएंगे तो HP में लिखा रहता है। 1 HP का इंजन है, 2 HP का, तो 1 HP में कितना वाट रहता है? 746 वाट रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं वो किसमें लगे रहते हैं। तो घरों में जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए बल्ब है, ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ बिजली सप्लाई जा रही है, यहां से जो करंट जाएगा इधर कुछ चला जाए, कुछ इधर कुछ इधर, तो अगर ये वाला बल्ब खराब भी हो गया, अगर ये वाला बल्ब खराब भी हो गया तो ये दोनों बल्ब काम करेंगे, क्योंकि इसके करंट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यही सीरीज में लगा दिया जाता है घरों में, पैरेलल के बजाय किसमें लगा दिया जाता है? सीरीज में, तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता तो आगे वाले 2 बल्ब भी काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए घरों में जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट खराब होने पर दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। अब हम लोग देखते हैं कि घरों में जो सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं इक्वल वाट के तो होते नहीं। मान लिया जाए 5 बल्ब लगे हैं तो कुछ 10 वाट के होंगे, कुछ 15 वाट के होंगे, कुछ 50 वाट के, कुछ 100 वाट के भी होंगे। तो कह दिए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? तो हम लोग तो ये क्लियर कर लें कि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। घरों में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट गिवन रहेगा तो उस पर आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एक तो कितने वाट का है और कितना वोल्ट, ये 2 चीजें। जैसे अगर हम लोग 100 वाट का अगर एक बल्ब ले तो उस पर लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे यहाँ पे मार्क किया रहता है। कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो उसके फ्रंट पे ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा। और सामान्यतः अगर लगभग सभी बल्ब पे 220 वोल्ट ही होता है,
सभी बल्ब पे 220, और अधिकतर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पर भी 220 वोल्ट ही रहता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पर 220 वोल्ट नहीं है, ये वाट तो अलग अलग हो जाएगा। अगर बल्ब लिया जाए 10 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, तो वाट अलग अलग होंगे, लेकिन उनका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम गिवन रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घरों में जो सप्लाई जाती है वो 220 वोल्ट की ही होती है, वाट अलग। और अगर कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जैसे टेलीविजन लगा दिए, फ्रिज, अगर उनका वोल्टेज हाई दिया है तो हमें वहां पे स्टेबलाइजर यूज करना पड़ता है, वो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पे कि अगर अलग अलग वाट के बल्ब यहाँ पे जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। ये 100 वाट है, 50 वाट है, ये भी 220 वोल्ट है, और एक 10 वाट का है, ये भी 220 वोल्ट है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया रहता है, ये दोनों इंफॉर्मेशन केवल इसलिए दे दिया रहता है कि हम लोग इसमें जो फिलामेंट है या जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सके। इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे V स्क्वायर बाई पी, क्योंकि P इक्वल टू जो होता है V स्क्वायर बाई R होता है, तो R यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे V कितना दिया है 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन P। P कितना गिवन है 100 गिवन है, 484 00 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस फाइंड करें तो RP इक्वल टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V इसका कितना गिवन है 50 स्क्वायर अपॉन 220 वोल्ट। इसका अगर रेजिस्टेंस सिमिलरली R3 फाइंड करें तो V स्क्वायर बाई P, तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितना है 220 स्क्वायर अपॉन 50, 220 स्क्वायर अपॉन 10। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा 48400 अपॉन 50, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा 48400 अपॉन 10, यह रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। जिस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का वाट कम गिवन रहेगा उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजें तो रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से इसका वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर भी 110 वोल्ट है, क्योंकि इसके इक्वल होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम लोग 110 वोल्ट की सप्लाई केवल दे रहे हैं तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से 110 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 110 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 110 वोल्ट इसको भी मिलेगा। वोल्टेज सभी पर सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है। किसका सबसे ज्यादा है, जिसका वाट सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूमशन फाइंड किया जाए इसमें, तो W1 इक्वल टू क्या लिखेंगे G स्क्वायर अपॉन R1। V कितना गिवन है, V1 एज्यूम कर लेते हैं 110 अपॉन R1। अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूमशन देखें तो V1 स्क्वायर अपॉन R2, इसमें देखें तो V1 स्क्वायर अपॉन R3। V तो सब में सेम रहेगा लेकिन R सबका बदलेगा, जिसके लिए R अधिक हो जाएगा उसके लिए W1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो R तो सबसे अधिक किसके लिए है, इसके लिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूमशन सबसे कम होगा, इसलिए जो यहाँ पे बल्ब होगा उसकी ग्लोनेस, उसकी चमक सबसे कम होगी। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कुछ बल्ब जुड़े हुए हैं और उनका वाट अलग अलग है तो सबसे कम वाट का बल्ब सबसे कम चमकेगा, सबसे अधिक वाट का बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ये लागू होगा देखते हैं हम लोग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं एक बल्ब है, दो बल्ब है, तीन बल्ब है, यहाँ पे 110 की सप्लाई दे दी गई वोल्ट की, और बाकी सब वो इंफॉर्मेशन है, ये 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, सॉरी 50 वाट, 10 वाट 220। अगर ऐसा गिवन है तो इसका रेजिस्टेंस अभी हम लोग फाइंड किए V स्क्वायर अपॉन R से, इसका R1 आया था, इसका R2 आया था, इसका R3 आया था। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में इसलिए इनमें करंट सेम जाएगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम
कंजम्पशन देखें तो V तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें I मालूम है कि तीनों सेम होगा। तो I स्क्वायर R1 इंटू टी इसमें होगा, W2 इसमें कितना होगा, I स्क्वायर R2 इंटू टी इसमें होगा, W3 इक्वल टू इसमें कितना I स्क्वायर R2 इंटू R3 इंटू टी होगा। तीनों में करंट सेम जाएगा, I सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, बस R1 R2 और R3 सेम अलग अलग होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होगा। और अभी हम लोग देखे थे कि जिसका वाट कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो 10 वाट का बल्ब है इसकी चमक ज्यादा होगी, इसकी ग्लोनेस क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब पैरेलल में जिसका वाट ज्यादा रहेगा वो ज्यादा चमकेगा, और सीरीज में जिसका वाट कम है वो ज्यादा चमकेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट गिवन है और यहाँ पे 220 वोल्ट और 100 वाट मार्क किया गया है, और यहाँ की सप्लाई, अगर सप्लाई 220 से ज्यादा दे दिए, 300 वोल्ट की दे जाए तो यह फ्रीज हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम जो सेफ्टी करंट होगा I मैक्स इक्वल टू वो कितना होगा, P इक्वल टू VI होता है, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू I। I की वैल्यू फाइंड करें, P अपन क्या हो जाएगा V, यहाँ पे P गिवन है कितना 100, V कितना दिया है 220 इक्वल टू 5/11 एम्पियर। अधिक से अधिक कितना करंट इसमें जा सकता है, ये जो इंफॉर्मेशन देता है इससे दो चीजें हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो अभी इसके पहले फाइंड किए थे, और इसमें मैक्सिमम सेफ्टी करंट, इससे ज्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं हो सकता है। और जैसे इससे ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वह 5/11 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा होगा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अगर 220 पर 220 की सप्लाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे उतना ही दे रहे हैं, तो यह अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा और इसकी ग्लोनेस भी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इससे कम दे दिया गया तो यह इसकी ग्लोनेस कम हो जाएगी, डिम हो जाएगी।